So students, today we are going to start a new type of inheritance, cytoplasmic inheritance. In the post-Mendelian time, this is another new type of inheritance discovered later on. इसकी डिस्कवरी कॉरेंस ने की। इसका थोड़ा सा जिक्र हमने मेंडेलियन पार्ट में भी किया था जब हमने रेसिप्रोकल क्रॉस स्टडी किए थे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस के एक्सेप्शन में बताया गया था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एक्चुअली पोस्ट मेंडेलियन टाइम में जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, हमने दोनों तरह के जीन इंटरेक्शन पढ़े हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, इसी तरह से इसी दौरान साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी डिस्कवर हुआ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की डिस्कवरी बाय चांस होती है। कॉरेंस जो है मेंडल के ही पैटर्न को आगे स्टडी कर रहे थे। हमने बताया भी कि कॉरेंस इज वन ऑफ द रे डिस्कवरर। तो उन्होंने मेंडल के वर्क को एनालाइज किया, लॉ बनाया, ये सब किया। उसके बाद उन्होंने मिराबिलिस पर भी काफ़ी काम किया। मिराबिलिस पर काम करते हुए उनको कई चीज़ें मिली। जैसे मिराबिलिस के फ्लावर कलर में जब उन्होंने स्टडी किया था तो उनको डोमिनेंस कंप्लीट नहीं मिला और उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर किया। उसी मिराबिलिस की लीफ कलर में उनको एक और इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मिला, जिसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको रेसिप्रोकल क्रॉस के वक्त भी दे चुका हूँ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक्चुअली है क्या चीज़? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसको जो है इनहेरिटेंस ऑफ दोज कैरेक्टर हुज जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये उन कैरेक्टर का इनहेरिटेंस है जिनके जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को एक कॉमन नेम और है, इसे हम कई बार मैटरनल इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर की चीज। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैटरनल इनहेरिटेंस। अब देखिए, साइटोप्लाज्म में भी कुछ कैरेक्टर के जीन हो सकते हैं क्या? ठीक है, इसकी डिस्कवरी कॉरेंस ने की मिराबिलिस जेलापा में। ये मैंने एक सेल बना रखी है, यूकैरियोटिक सेल। दो पार्ट है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस। हमारा जो मेन जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में वेरियस टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें से दो सेल ऑर्गेनल आपने पढ़ा होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। और इनको कहा भी जाता है दे आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, एंड दे आर सेमी ऑटोनोमस बिकॉज दे हैव क्वाइट इंडिपेंडेंसी फ्रॉम द न्यूक्लियस। इनके पास इनका खुद का डीएनए भी होता है। थोड़े, अब डीएनए है तो जीन भी होगा, तो थोड़े बहुत जीन भी हैं और काफी सारा काम ये ऑटोनोमसली खुद कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास में इनका अपना डीएनए है। अब इस डीएनए में जो जीन होंगे, these genes are called cytogenes और प्लाज्मा जीन्स। न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसके जीन कहलाएंगे कैरियोजीन। कैरियो मींस न्यूक्लियस। तो एक यूकैरियोटिक सेल में हमें जीन की दो बड़ी लोकेशन मिलती हैं, एक तो इनसाइड द न्यूक्लियस विच आर कॉल्ड कैरियोजीन, और एक साइटोप्लाज्म में जिसको हम कहते हैं साइटोजीन्स, प्लाज्मा जीन्स। अगर हम कंपैरेटिव बेस पे बात करते हैं तो कैरियोजीन्स आर मच मच मोर देन द साइटोजीन्स। साइटोजीन बहुत कम है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में एक एक डीएनए होगा मुश्किल से, उसमें थोड़े बहुत जीन होंगे, तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। हमारा जो मेन इनहेरिटेंस, मेन कैरेक्टर, वो तो सब न्यूक्लियर जीन और कैरियो जीन से चलेगा। इसीलिए कई बार जब हम ओवरऑल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि ये जीन बहुत कम है, इसको इग्नोर ही कर दिया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में और कैरियो जीन के कंपैरिजन में दे आर वेरी लेस इन नंबर, बट जो थोड़े बहुत हैं इनका इनहेरिटेंस न्यूक्लियस से अलग चलेगा। ठीक है, हमने एक टर्मिनोलॉजी में एक टर्म बताई थी, जीनोम। और जीनोम को हमने डिफाइन किया था सम टोटल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। भूल गए हो तो वापस टर्मिनोलॉजी जाके देखिए। जीनोम डिफाइन किया था कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट सारे जीन, वो ऑर्गेनिज्म का जीनोम होता है। तो उस जीनोम को डिफाइन करते समय हमने जीन कौन से इंक्लूड किए, कैरियोजीन, साइटोजीन, या दोनों? हमने कहा था हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो वो तो न्यूक्लियस में तो आए। तो जीनोम जब हम लेते हैं तो हम उसमें साइटोजीन्स नहीं ले रहे, वो नेग्लिजिबल मान लिए जाते हैं, बहुत कम होते हैं, और हमारा हैप्लॉइड कंटेंट को ही हम एक जीनोम मान लेते हैं। जैसे जीनोम में न्यूक्लियर जीन और हैप्लॉइड कंटेंट को लिया जाता है, ऐसे ही जितने साइटोजीन है, थोड़े बहुत जितने भी हैं, उनके लिए भी एक टर्म बनाई जाती है। जीनोम की ही इक्विवेलेंट एक टर्म होती है प्लाज्मोन। प्लाज्मोन जो टर्म दी जाती है, प्लाज्मोन इज द सम टोटल ऑफ ऑल साइटोजीन्स ऑफ अ सेल। एक सेल में जितने साइटोप्लाज्मिक जीन हैं उनको कलेक्टिवली प्लाज्मोन कहेंगे। जैसे जीनोम होता है, जीनोम हैप्लॉइड क्रोमोसोम पर प्रेजेंट सारे जीन जो न्यूक्लियर जीन है। प्लाज्मोन जो होगा वो सेल के साइटोजीन का कलेक्टिव टर्म होता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत जीन है। नाउ इनमें डिफरेंस क्या आया?
हम इसका जरा मोड ऑफ इनहेरिटेंस समझने की कोशिश करें, आखिर इसमें डिफरेंस कहाँ आता है। जैसे देखिए, अगर मैं इसका इनहेरिटेंस मोड समझें, मेल गेमिट फीमेल गेमिट जैसे जाइगोट बनता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जब फर्टिलाइज होते हैं तो वन ऑफ द गेमिट, मेल गेमिट जस्ट प्रोवाइड ओनली न्यूक्लियस। मेल गेमिट तो सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस, और फीमेल गेमिट की पूरी सेल काम आती है। ये बात हमने रेसिप्रोकल क्रॉस में बताई। अब ये न्यूक्लियस और इसकी सेल फ्यूज होकर के जाइगोट बन गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो देखो दोनों तरफ से आया, तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बाइपेरेंटल होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है, आप देखिए जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म होता है वही एज सच किस्म, सॉरी फीमेल गेमिट का जो साइटोप्लाज्म है वही एज सच किस्म आ गया जाइगोट। वन साइडेड चलता है, केवल मदर या फीमेल साइड से आता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जो साइटोजीन्स हैं, ठीक है, वो सारे किसके आए, ओनली थ्रू फीमेल। ये बात मैंने रेसिप्रोकल क्रॉस में बताई थी। हम रिवर्स करते हैं तो रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा करेक्टर लिया, ठीक है, जिसका कि जीन साइटोप्लाज्म में है, तो जैसा आप फीमेल लोगे वो तो करेक्टर वैसा ही आएगा। साइटोप्लाज्म शोज यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट के थ्रू होने वाला इनहेरिटेंस, और वो भी कौन से पेरेंट के थ्रू होगा, ओनली थ्रू फीमेल। एंड क्योंकि ये किसी फीमेल की तरफ से होता है, इसीलिए इसको कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैटरनल इनहेरिटेंस। तो जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो बाइपेरेंटल ओरिजिन का है, और साइटोप्लाज्म यूनिपेरेंटल है, फीमेल से आता है इसलिए मैटरनल। जैसा जीन जो करेक्टर मदर में होगा वही एज सच सारे ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा। बड़ा क्लियर विजिबिलिटी रहती है इसकी, हालांकि ये जीन होते बहुत कम है, ठीक है। और इसी वजह से ड्यू टू दिस द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस विल बी डिफरेंट। ये जो चीज है ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस और यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस की वजह से ही रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट डिफरेंट आया, एंड दिस वाज द फैक्ट जिससे ये डिस्कवर हुआ है। कॉरेंस रेसिप्रोकल क्रॉस कर रहे थे और उन्होंने देखा कि मेंडल को तो सारे रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट सेम मिला, लेकिन जब उन्होंने लीफ कलर, मिराबिलिस में लीफ कलर के करेक्टर पर जब उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस किया तो उनको रिजल्ट सेम नहीं मिला, और रिजल्ट सेम नहीं मिलने पर ही उन्होंने ये चीज डिस्कवर की। और वैसे भी अगर वन साइडेड मैटरनल इनहेरिटेंस होगा तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आएगा भी नहीं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल, और शुरुआत में तो इसको प्लास्टिड इनहेरिटेंस के नाम से डिस्कवर किया था, बाद में साइटोप्लाज्मिक नाम दिया गया। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना बड़ा आसान है। दो चीजों से आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट डिफरेंट, और उसके बाद में मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि इन दोनों चीजों को चाहिए, मैटरनल भी, क्योंकि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट डिफरेंट एक और केस में आता है। रेसिप्रोकल में याद कीजिए दो एक्सेप्शन थे, एक और केस था सेक्स लिंकेज, कि अगर जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होंगे तब भी रेसिप्रोकल डिफरेंट आता है, और सेक्स क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस में है। इसलिए हम सिर्फ इतना सा नहीं कहें कि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट डिफरेंट मतलब साइटोप्लाज्मिक, नहीं, रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट डिफरेंट होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, मैटरनल इनहेरिटेंस, देन द जीन विल कंसीडर्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमें इस टॉपिक में बहुत डिटेल में नहीं जाना, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये मेंशन भी नहीं है, और इसके डायरेक्ट एग्जांपल आते हैं कि प्लास्टिड से होने वाले कुछ करेक्टर और माइटोकॉन्ड्रिया से गवर्न होने वाले कुछ करेक्टर। हम इसमें सीधे टू द पॉइंट एग्जांपल, और जो एक एक्सपेरिमेंट कॉरेंस ने किया था जिससे ये डिस्कवर हुआ है उसका थोड़ा सा क्रॉस समझें, बाकी बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं। इसका फीचर ध्यान रखना है कि मैटरनल क्यों कहते हैं, रेसिप्रोकल क्यों डिफरेंट आता है, साइटोप्लाज्म की वजह से वन साइडेड चलता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखें इसके अंदर प्लास्टिड से होने वाले कुछ करेक्टर, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सबसे पहले हमने प्लास्टिड से लिए। वैसे एक चीज ध्यान रखना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ज्यादा किस में मिलेगा, प्लांट में या एनिमल में, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इट इज इन एनिमल, सॉरी प्लांट। प्लांट में इसलिए क्योंकि प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया भी है और प्लास्टिड भी है, एनिमल में तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो प्लांट की एग्जांपल आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। यहाँ मैंने दो तीन एग्जांपल लिखे, लीफ और ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, यही वो एग्जांपल है जो कॉरेंस ने पहली बार में यहीं से डिस्कवरी की थी। एल्बिनिज्म इन प्लांट, आयोजेप इनहेरिटेंस इन मेज, ठीक है। ये सारे करेक्टर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे, लेकिन लीफ कलर, ब्रांच कलर इन मिराबिलिस को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं कि आखिर इसमें उन्होंने कैसे डिस्कवरी की, ठीक है। मैं इसी एग्जांपल को पहले आगे लेता हूँ, क्या क्रॉस किया गया क्या नहीं। देखिए लीफ कलर, ब्रांच कलर जो कि कॉरेंस ने स्टडी किया, कॉरेंस ऑब्जर्व दैट लीफ और ब्रांच कलर इन मिराबिलिस आर ऑफ थ्री टाइप।
उनको मिराबिलिस में 3 तरह की लीफ मिली है, ग्रीन, पेल, वेरीगेटेड। इस प्लांट में 3 तरह की लीफ है। एक तो नॉर्मल ग्रीन लीफ, पेल का मतलब होता है हल्का सा येलोइश, मतलब वो कलरलेस है, वास्तव में कलरलेस लीफ है, हल्की सी येलोइश दिखती है। और वेरीगेटेड जो होता है उसमें ग्रीन और पेल पैचेज में स्पॉटेड मोज़ेक फॉर्म में मिलती है। तो 3 तरह की लीव्स, और ये प्लांट बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। इसकी अलग अलग ब्रांचेस हो सकती है, पूरा प्लांट भी एक जैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसकी पूरी पूरी ब्रांच अलग अलग हो सकती है, पूरी ग्रीन, पेल और वेरीगेटेड लाइक दिस, ठीक है। और हर ब्रांच पर फ्लावर प्रोड्यूस होता है, बाइसेक्सुअल, ऑल ब्रांचेस प्रोड्यूसेस फ्लावर। तो कॉरेंस ने देखा कि 3 कलर, 3 कॉम्बिनेशन है, ग्रीन, पेल और वेरीगेटेड, और सब पे फ्लावर लग रहे हैं, तो फिर जरा इसका इनहेरिटेंस पता किया जाए। और उन्होंने मेंडल की तरह से क्रॉस करना शुरू किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इन 3 कलर के जितने पॉसिबल क्रॉस हो सकते थे उन्होंने सारे किए। करना क्या था, एक ब्रांच से पोलन ग्रेन यानी मेल पार्ट ले लो, दूसरे से फीमेल, जैसे मेंडल ने जो इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग किया था वही किया है। तो इन 3 कलर कॉम्बिनेशन पर कितने पॉसिबल क्रॉस हो सकते हैं उन्होंने सारे कर लिए। अब जैसे मैंने एक क्रॉस की लिस्ट बना रखी, देखो कैसे। इन्होंने जैसे पहला क्रॉस किया है तो मेल गैमिट पोलन ग्रेन लिया ग्रीन ब्रांच से, फीमेल गैमिट भी ग्रीन ब्रांच से ले लिया, ठीक है। दूसरे क्रॉस में पोलन ग्रेन पेल से लिया, फीमेल पार्ट लिया ग्रीन से, पोलन ग्रेन वेरीगेटेड से, फीमेल ग्रीन से। इस तरह से जितने और पॉसिबल क्रॉस हो सकते थे सब बना लिए। फिर पोलन ग्रेन फ्रॉम ग्रीन, फीमेल पार्ट फ्रॉम पेल नाउ, फिर पेल एंड वेरीगेटेड एंड पेल। इन तीनों क्रॉस में फीमेल उन्होंने पेल से ले लिया। और उसके बाद में ग्रीन एंड वेरीगेटेड, पेल एंड वेरीगेटेड, वेरीगेटेड एंड वेरीगेटेड। मतलब इन 3 कैरेक्टर के कितने पॉसिबल क्रॉस बनेंगे, 9। उन्होंने सारे 9 मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए और उसका रिजल्ट देखा। इसको जरा हम ध्यान से देखें तो इनमें से कुछ क्रॉस तो रेसिप्रोकल है। हमने तो सारे पॉसिबल क्रॉस लिख रखे हैं, कोई रेसिप्रोकल दिख रहा है क्या इसमें? जैसे आप देखो क्रॉस नंबर 2 और क्रॉस नंबर 4, देखिए पेल एंड ग्रीन एंड पेल, इन दोनों क्रॉस को जरा विजिबल, इसको देखो, या मेल पार्ट पेल से लिया फीमेल ग्रीन से, या मेल पार्ट ग्रीन से और फीमेल पेल से, उल्टा हो गया ना। ये है रेसिप्रोकल, जब मेल फीमेल इंटरचेंज कर देते हैं, यही तो था रेसिप्रोकल। और भी हैं, जैसे वेरीगेटेड ग्रीन और ग्रीन वेरीगेटेड, ये 3rd नंबर और 7 नंबर देखिए, ठीक है। वेरीगेटेड पेल एंड पेल वेरीगेटेड, तो ये जो है ये सारे रेसिप्रोकल क्रॉस। जब उन्होंने सारे पॉसिबल क्रॉस किए तो उसमें रेसिप्रोकल भी हुए, ठीक है। अब देखो उनका रिजल्ट क्या मिला। जब उन्होंने 9 क्रॉस का प्रोजेनी का रिजल्ट देखा तो उनको रिजल्ट क्या मिला, पहले 3 क्रॉस में उनको प्रोजेनी मिले ग्रीन ग्रीन, तीनों क्रॉस की प्रोजेनी ग्रीन ही है। फिर उसके बाद में सेकंड क्रॉस के जो प्रोजेनी मिले वो मिले इनको पेल, ठीक है। और थर्ड क्रॉस के अंदर जो प्रोजेनी मिले वो उनको ग्रीन, पेल एंड वेरीगेटेड, तीनों मिले ग्रीन, पेल, वेरीगेटेड। ये उनका रिजल्ट था। इस रिजल्ट को देख करके कोरस बड़ा सरप्राइज हुए कि ये कैसा रिजल्ट आया, और साफ दिख रहा है इसमें मेंडेलियन पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। मेंडल को रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट सेम मिले थे बट यहां नहीं मिले। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, पेल एंड ग्रीन से तो क्या आ रहा है, ग्रीन प्रोजेनी, और ग्रीन और पेल से पेल आ रहा है, रेसिप्रोकल डिफरेंट हो गया। और देख लें वेरीगेटेड ग्रीन से ग्रीन आ रहा है, और इधर फिर वापस ग्रीन वेरीगेटेड से तीनों तरह के आ रहा है। तो जितने भी रेसिप्रोकल क्रॉस हैं उनको रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम नहीं मिला। इनिशियली तो कोरेंस इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, उनको समझ में आया कि ये सारी चीज किस वजह से। और तब उन्होंने कंक्लूड किया कि इस करेक्टर का जीन न्यूक्लियस से गवर्न नहीं हो रहा, क्योंकि न्यूक्लियस से अगर गवर्न होता तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आता। और तब उन्होंने इस चीज को, सारी चीज को समझने के बाद कंक्लूड किया कि ये पूरा लीफ कलर प्लास्टिड से गवर्न हो रहा है। और जब प्लास्टिड को कंसिडर किया गया तब ये क्रॉस समझा भी पाए, ठीक है। तो ये जो लीफ कलर, ब्रांच कलर, ध्यान रखिएगा, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। ये प्लास्टिड की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। अब आपको प्लास्टिड के बारे में पता होना चाहिए कि प्लास्टिड भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। अब जो ग्रीन लीफ थी, जो ग्रीन लीफ थी वो किसकी वजह से आई, इट इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड है, उसकी वजह से हुई।
इसी तरह से जो पेल लीफ थी वो कौन से प्लास्टिड की वजह से होंगी? ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। एंड जो वेरीगेटेड लीफ है, ठीक है, ग्रीन पेल और वेरीगेटेड, इसमें दोनों प्लास्टिड होंगे, बोथ प्लास्टिड प्रेजेंट, दोनों प्लास्टिड। तो इन्होंने इस पूरे काम को प्लास्टिड से गवर्न बताया कि प्लास्टिड ये सारी कलर को रेगुलेट कर रहा है। ग्रीन कलर का प्लास्टिड से लीफ ग्रीन हो जाती है। कलरलेस पेल जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट भी आपने सुना होगा। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, इसमें क्रोमोप्लास्ट का काम नहीं है। वेरीगेटेड जो है उसमें ग्रीन यानी कि क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट दोनों है, बोथ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। अब इन्होंने कहा कि जब हम इसको प्लास्टिड से कंसीडर करेंगे तो ये क्रॉस समझ में भी आएंगे। देन ही एक्सप्लेन दैट द plastid in any zygote always being received from female parent because the cytoplasm comes from female gamete। तो फीमेल गैमेट का साइटोप्लाज्म जाइगोट में जाएगा तो प्लास्टिड भी साइटोप्लाज्म में है और ये सिर्फ फीमेल गैमेट के ही जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने देखा कि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट भी डिफरेंट है और साथ में मैटरनल भी है। मैटरनल कैसे? देखो, जब तक उन्होंने ग्रीन वाले पार्ट से फीमेल गैमेट लिया तो सारे प्रोजेनी ग्रीन बने, पेल से लिया तो सारे पेल बने, बिल्कुल मैटरनल चल रहा है। अब हुआ क्या, जब ग्रीन ब्रांच से उन्होंने फीमेल गैमेट लिया तो फीमेल गैमेट में प्लास्टिड कौन सा आया? क्लोरोप्लास्ट। और वो कब वो प्रोजेनी में चला गया तो प्रोजेनी भी क्या बने? ग्रीन। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पोलन ग्रेन कहीं से भी लाओ, चाहे पेल से लाओ चाहे वेरीगेटेड से लाओ, अगर आपने फीमेल पार्ट ग्रीन से लिया है तो फिर प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट ही आगे जाएगा और सारे के सारे ग्रीन बनेंगे। इसी तरह से अगर फीमेल पार्ट पेल से लिया गया है तो यहाँ प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। अब पोलन ग्रेन कहीं से भी आ जाए, पोलन ग्रेन का प्लास्टिड नहीं आएगा और ल्यूकोप्लास्ट की वजह से ये सारे के सारे पेल बनेंगे। तो बड़ा क्लियर मैटरनल है, इसको समझाया जा सकता है और रेसिप्रोकल भी डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चलिए ठीक बात है मैटरनल है, तो फिर जब उन्होंने वेरीगेटेड से फीमेल गैमेट लिया तो उनको ये तीनों क्यों मिले? ग्रीन भी मिले, पेल भी मिले, वेरीगेटेड भी मिले। तीनों मिलने का रीजन पता होना चाहिए वेरीगेटेड से कर्म करने पर, ठीक है। तो ग्रीन पेल, अब देखो हुआ क्या, वेरीगेटेड में तीनों क्यों मिले? वेरीगेटेड में हमने क्या कहा था? दोनों प्लास्टिड प्रेजेंट है। तो वेरीगेटेड वाली जो लीफ है वहां जो फ्लावर बनेंगे वहां की सेल्स में दोनों प्लास्टिड हैं। अब आप देखिए इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है मियोसिस। जब सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तो आपने सुना होगा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, वो बड़ा ढंग से होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, वो लमसम होता है। थोड़े सेल ऑर्गेनल एक में दे दिए, थोड़े दूसरे में दे दिए। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल का डिवीजन बहुत एग्जैक्ट काउंटिंग के साथ नहीं होता, तो ऐसे में थोड़ा रफ डिवीजन ही होता है, लमसम डिवीजन होता है। तो हो सकता है कोई सेल ऑर्गेनल किसी में ज्यादा चले जाए, किसी में कम भी चले जाए, लेकिन दिक्कत नहीं, हम आगे वापस बना लेते हैं। तो क्या हुआ, जब इसके पास दोनों प्लास्टिड थे और यहाँ की सेल में जब मियोसिस हुआ तो तीन तरह के फीमेल गैमेट बने। अब यहाँ साइटोकाइनेसिस पे डिपेंड करेगा। एक फीमेल गैमेट ऐसा बन सकता है जिसके अंदर हो सकता है बाय चांस केवल क्लोरोप्लास्टिक है, हालांकि सेल में दोनों है, लेकिन डिवीजन साइटोकाइनेसिस कुछ ऐसा हुआ कि केवल क्लोरोप्लास्टिक चले गए। किसी फीमेल गैमेट में केवल ल्यूकोप्लास्टिक गए और किसी में दोनों भी चले गए। अब जिस फीमेल गैमेट में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट गए होंगे, लिया तो हमने उसको वेरीगेटेड से, लेकिन वो बनेगा ग्रीन, प्रोजेनी ग्रीन आएगी क्योंकि उसमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है। ऐसा फीमेल गैमेट लिया जिसमें सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट है, वो पेल बनाएगा, और जिसमें दोनों थे वो वेरीगेटेड बना देगा। तो है तो ये भी मैटरनल, ठीक है। वेरीगेटेड से फीमेल गैमेट लेने पर तीनों में से कोई बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि प्लास्टिड कौन सा आया, क्योंकि प्लास्टिड दोनों है। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लास्टिड आया। ओनली क्लोरोप्लास्ट वाला फीमेल गैमेट हो सकता है, ओनली ल्यूकोप्लास्ट, या दोनों वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से पूरे ये 9 क्रॉसेस कॉरेंस तभी एक्सप्लेन कर पाए जब उन्होंने इन करेक्टर के जीन को कहाँ कंसिडर किया है, प्लास्टिड में, साइटोप्लाज्म। तभी ये सारी चीजें प्लास्टिड इनहेरिटेंस, इसको कॉरेंस ने प्लास्टिड इनहेरिटेंस नाम दिया था। बाद में जब माइटोकॉन्ड्रिया के भी डिस्कवर हुए तब जाके इनका नाम बदल के साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किया। तो ये एक उनका क्रॉस और उनके रिजल्ट ध्यान रख लें। बाकी इसके अलावा जो अदर और एग्जाम्पल मैंने लिखे थे उनके केवल आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एल्बिनिज्म इन प्लांट इज ड्यू टू। अब प्लांट में एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म का मतलब होता है कलरलेस कंडीशन, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हो सकता है। ह्यूमन में भी एल्बिनिज्म होता है। ह्यूमन में जब मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता तो एल्बिनिक बनता है। एल्बिनिज्म ह्यूमन में भी डिसऑर्डर, हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। प्लांट में एल्बिनिज्म का मतलब कौन सा कलर नहीं है? ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी वही प्लास्टिड का ही मैटर है, ठीक है, एल्बिनिक प्लांट।
ठीक है, अब एल्बिनिक प्लांट आपको ऐसे बड़ा नहीं दिखेगा, और ये भी बाई चांस बनते हैं, नॉर्मल ग्रीन प्लांट से बन जाते हैं। इसमें आपको मैटरनल होता इनहेरिटेंस नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें डेथ हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है, देखो नॉर्मल ग्रीन प्लांट है, मैंने कहा था आपको साइटोकाइनेसिस के दौरान जब सेल ऑर्गेनल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो लमसम ही होते हैं। हो सकता है बहुत रेयर केस में कि किसी एक ग्रीन प्लांट में, नॉर्मल प्लांट में मियोसिस हो रहा है, फीमेल गैमेट बन रहे हैं, बाय चांस ऐसा कुछ डिवीजन हुआ साइटोकाइनेसिस का कि एक फीमेल गैमेट में एक भी प्लास्टिड, एक भी क्लोरोप्लास्ट नहीं गया, रेयर केस में, रेयरेस्ट केस में हो सकता है। अब उस फीमेल गैमेट में एक भी क्लोरोप्लास्ट नहीं, फीमेल गैमेट तो बन गया, और सपोज वही फीमेल गैमेट से जाइगोट बन गया, तो जाइगोट में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, सीड बन गया, फ्रूट बन गया, सब हो गया, हमने उस सीड को ग्रो कर दिया, तो सीड जर्मिनेट भी हो जाता है, एम्ब्रियो होता है, और शुरू में जर्मिनेशन में तो सीड का रिजर्व फूड काम आता है, तो वो जर्मिनेट भी हो जाएगा, पहली एक या दो लीफ भी निकल आएगी, ठीक है। जैसे वो लीफ निकलेगी, अब वो लीफ कलरलेस निकलेगी, कारण कि इसमें तो शुरू से क्लोरोप्लास्ट नहीं, तो बस वो थोड़ा सा प्लांट ग्रो होता है, सीडलिंग कह सकते हो, लेकिन कलरलेस लीफ होती है और वो मर जाता है। क्यों मर गया? द प्लांट वॉज अनेबल टू डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो मर ही जाएगा, बस वो इतना ही दिखता है एल्बिनिक प्लांट। उसके बाद एल्बिनिज्म, कोई बहुत बड़े प्लांट नहीं दिखेंगे, कलरलेस होते हैं, ये ज्यादा सर्वाइव नहीं करते। एल्बिनिज्म इन प्लांट इज लीगल, इसीलिए प्लांट में एल्बिनिज्म को क्या बोलेंगे? लीगल, कि ये जब होगा तो प्लांट की डेथ हो जाती है, इसलिए यहाँ आपको मैटरनल पैटर्न दिखेगा नहीं, लेकिन बनेगा ये इसी वजह से, समझ गए? तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि इसका जीन कहाँ होता है ना। उसके बाद में आयोजेप इनहेरिटेंस इन मेज, ये नाम थोड़ा सा अजीब है, बाकी करेक्टर बिल्कुल सिंपल सा है। मेज में आपने देखा होगा, मेज एक मोनोकोट है, जैसे व्हीट, राइस में सब ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर हैं, लंबी लंबी पैरेलल वेनेशन वाली लीफ मिलती है, रिबन लाइक, मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन वाली इस तरह की लंबी लंबी लीफ मिलती है। यूजुअली ये लीफ होती है ग्रीन कलर की, ठीक है, लेकिन कभी कभी रेयरली इसमें पूरी ग्रीन ना होकर के ग्रीन येलो के अल्टरनेट स्ट्रिप्स होती है, ग्रीन और पेल की अल्टरनेट स्ट्रिप, इस लीफ करेक्टर को कहते हैं हम आयोजेप करेक्टर, और ये भी क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट के आपस के अरेंजमेंट की वजह से, समझ गए? तो इसमें आपको ज्यादा बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ये तीनों चीजें, मैंने लीफ कलर का तो पूरा एक्सपेरिमेंट बताया कैसे उन्होंने क्रॉस करके डिस्कवर किया ऑरेंज का पूरा पाम, बाकी इनके एग्जांपल ध्यान रखना, एल्बिनिज्म लीगल क्यों है ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने 3 एग्जांपल लिख रखे, मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट, पेटाइड फॉर्म ऑफ यीस्ट एंड पॉकी फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोर। एग्जाम्पल तो और भी हैं, बट इन 3 को ज्यादातर लिया जाता है, अक्सर क्वेश्चंस आते रहे, उसमें से ध्यान रखना ये जो मेल स्टेरिलिटी इन मेज वाला जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है, क्वेश्चन सीधा ही आता है, मेल स्टेरिलिटी इन मेज इज ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया, द जीन ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, कोई और बहुत बड़ा काम नहीं। इसमें भी क्या है, देखिए आपको थोड़ा सा समझ लेना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। मेज प्लांट जो होता है ये मोनोशियस प्लांट होता है, ठीक है, मेज प्लांट जो होता है उसके अंदर क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मोनोशियस प्लांट को जानते हो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट पर होते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब है वन, और शियस का मतलब होता है हाउस, वन हाउस, मतलब एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों है, मतलब एक ही घर में मेल फीमेल दोनों प्यार से रह रहे हैं तो मोनोशियस है। अगर झगड़ा हो जाए, मेल का घर अलग और फीमेल का घर अलग, तो डायोशियस कहेंगे, टू हाउस, ठीक है, ये मोनोशियस। प्लांट एक ही, लेकिन मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग, ठीक है, मेल फ्लावर बिल्कुल टॉप पे लगते हैं, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, और फीमेल फ्लावर बॉटम में लगते हैं। वो जो भुट्टा देखते हो ना मेज में, वो फीमेल फ्लावर से बनता है, ठीक है, कॉर्न कॉब जो बनता है, ठीक है। अब एक नॉर्मल मेज प्लांट में मेल फ्लावर भी फर्टाइल है, फीमेल फ्लावर भी फर्टाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेज में हमें बाद में एक रेयर केस में एक ऐसी वैरायटी मिली जिसके अंदर मेल पार्ट स्टेराइल था, मेल फ्लावर भी हैं, पोलन ग्रेन नहीं बनते, और फीमेल फ्लावर फर्टाइल है। और मेज में हमें 2 प्रकार की वैरायटी मिल जाती है, एक तो होती है मेल फर्टाइल प्लांट, और एक होगा मेल स्टेराइल प्लांट, मेल फर्टाइल मेल स्टेराइल, ठीक है, दोनों तरह के। जो मेल फर्टाइल होता है वो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों फर्टाइल है, जो मेल स्टेराइल है उसके अंदर मेल फ्लावर स्टेराइल है, फीमेल फ्लावर फर्टाइल है, फीमेल फ्लावर दोनों फर्टाइल है, मेल का डिफरेंस, इसलिए मेल फर्टाइल मेल स्टेराइल बोलते हैं।
ये स्टेराइल भी क्यों हुआ? जब इसको देखा गया तो पता चला कि इसके पोलन ग्रेन के अंदर जो एंथर होता है उसमें पोलन ग्रेन नहीं बने, स्टेमन के अंदर जो एंथर होता है उसमें पोलन ग्रेन नहीं बने। और ये पोलन ग्रेन क्यों नहीं बने, आप ये प्लांट रिप्रोडक्शन के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि जब आप एंथर को कट करते हैं तो अंदर पोलन चैम्बर होते हैं और उसके एक इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको टेपिटम कहते हैं, और ये टेपिटम जो है पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देती है, तब पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। ये चीजें प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ाई जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब वो टेपिटम बनाने वाला जीन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अब उसमें हो गया म्यूटेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में टेपिटम से रिलेटेड उस जीन में म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन हुआ तो क्या हो गया, म्यूटेशन होने की वजह से टेपिटम नहीं बनी, और टेपिटम नहीं बनी तो पोलन ग्रेन नहीं बने, तो प्लांट बिल्कुल बना, मेल फ्लावर भी बना, एंथर भी बना, सब हुआ, लेकिन अंदर पोलन ग्रेन नहीं बने और वो मेल स्टेराइल हो गया, मेल फ्लावर स्टेराइल हो गया। फीमेल में टेपिटम का कोई काम ही नहीं, फीमेल फ्लावर नॉर्मल बनता है। समझ में आ गई बात? तो जो प्लांट मेल स्टेराइल है, इसका मतलब उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें म्यूटेंट जीन है, इसे वो टेपिटम नहीं बनने दे रहा है। और देखिए, एक ऑर्गेनिज्म की सारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट होंगे, हम तो माइटोसिस से बनते हैं ना पूरा, तो पूरे में माइटोकॉन्ड्रिया, अगर वो मेल स्टेराइल है तो उसकी हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेंट जीन, ठीक है, और जो मेल फर्टाइल है वो नॉर्मल प्लांट है। अब क्रॉस में आप सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जहां से फीमेल गैमेट लेंगे वही आएगा। जैसे आप देखो, एक क्रॉस करते हैं, हमने लिया मेल गैमेट, कहां से लिया, मेल फर्टाइल प्लांट से, मेल गैमेट लिया मेल फर्टाइल प्लांट से, और फीमेल गैमेट लिया मेल स्टेराइल प्लांट से। मेल स्टेराइल प्लांट से फीमेल गैमेट तो मिल ही जाएगा ना, फीमेल फ्लावर तो है ना उसमें, ठीक है। तो बताओ प्रोजेनी कैसा बना? अब हम कैसे देखना है, मेल गैमेट तो कहां से लिया हमने, मेल फर्टाइल से, फीमेल गैमेट लिया मेल स्टेराइल से, तो प्रोजेनी कैसा बनेगा, मेल स्टेराइल या मेल फर्टाइल? प्रोजेनी कैसा बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि साइटोप्लाज्म और प्लास्टिड का, माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आए, ठीक है। हमने फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया, फीमेल गैमेट क्या आएंगे, फीमेल गैमेट हमने किससे लिया, मेल स्टेराइल से। तो मेल स्टेराइल प्लांट से जो फीमेल गैमेट उठा के लाओगे, तो मैंने कहा ना कि पूरे प्लांट की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया वो है जिसमें म्यूटेंट जीन, तो वो फीमेल गैमेट म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया लेके आएगा। और उधर मेल गैमेट लिया आपने फर्टाइल प्लांट से, मेल गैमेट तो खाली न्यूक्लियस देता है, क्योंकि फीमेल गैमेट में म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया थे, इसलिए प्रोजेनी भी मेल स्टेराइल बनेगा। बड़ा सीधा सा मैटरनल इनहेरिटेंस और कुछ भी नहीं है, जहां से फीमेल गैमेट उठाओगे वैसा बनेगा। फीमेल गैमेट अगर हमने कहां से लिया, मेल स्टेराइल प्लांट से, तो ऑफस्प्रिंग भी मेल स्टेराइल बनेगी। फीमेल गैमेट मेल फर्टाइल से लिया तो ऑफस्प्रिंग भी मेल फर्टाइल बनेगी। आगे बात समझ में? ये एक मैटरनल इनहेरिटेंस और काफी बार पूछा जा चुका है, मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट, डायरेक्ट एग्जांपल आता है। बाकी ये जो दो हैं, पेटाइट फॉर्म, पॉकी फॉर्म, ये नाम थोड़ा अजीब है, ये नाम जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उन्होंने अपने हिसाब से रखे। इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, यीस्ट और न्यूरोस्पोरा दोनों फंगस हैं और माइक्रोस्कोपिक फंगस होती है। इनके अंदर वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में कभी कभी एक म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ये स्लो ग्रोइंग करने लगते हैं। तो ये जो दोनों हैं, दीज आर वेरी स्लो ग्रोइंग वेराइटी, स्लो ग्रोइंग वेराइटी ऑफ यीस्ट और न्यूरोस्पोरा। नाम अलग अलग है, बाकी एक ही चीजें, दोनों में म्यूटेशन की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन की वजह से बहुत स्लो ग्रोइंग वैरायटी बन जाती है। ये स्लो ग्रोइंग वैरायटी, अदरवाइज यीस्ट और न्यूरोस्पोरा लैब में, कल्चर में इतना रैपिडली ग्रो होते हैं कि इनको वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा को लिए तो बोलते हैं, ये बहुत रैपिडली ग्रो होते हैं, विद इन फ्यू आवर्स खूब हो जाते हैं। लेकिन इनकी ये वैरायटी इतना रो करके, इतना मतलब स्लो ग्रो करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी एक मैटरनल इनहेरिटेंस का ही केस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है, जहां पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन इन चीजों को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इससे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के कंपैरिजन में ये कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। देयर आर सम जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उनकी वजह से जो थोड़े बहुत करेक्टर बनते हैं और उनका जो इनहेरिटेंस है वो मैटरनल पैटर्न शो करता है, रेसिप्रोकल क्रॉस डिफरेंट आता है, बस ये ध्यान रखना है। और 2-3 एग्जांपल मैंने प्लास्टिड की बताया, और उसमें भी एक कोरेंस का एक्सपेरिमेंट जो था, और 2-3 एग्जांपल आपको माइटोकॉन्ड्रिया की ध्यान रखने हैं। तो बहुत छोटा सा पार्ट है और एक नए तरह का इनहेरिटेंस है जो पोस्ट मेंडेलियन टाइम में डिस्कवर होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। थैंक यू।